नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है चिंतन, थिंकिंग। व्हाट इज द थिंकिंग दोस्तों? चिंतन होता क्या है, किस प्रकार ये प्रारंभ होता है और किस प्रकार इसका अंत होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों डिस्कस होगा। बस एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट, जो भी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूजीसी नेट का दोस्तों बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है। दोस्तों चिंतन क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है? आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सर थिंकिंग होती क्या है, चिंतन होता क्या है? तो दोस्तों चिंतन, जो कि कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, वो प्रारंभ होती है समस्या से। जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारे दिमाग में कई आइडियाज़ आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, सोचने लगते हैं यार यूपी टेट में मेरा यार 120 नंबर है यार, इतना कम नंबर कैसे आया यार, मेरा 80 नंबर है, कैसे इतना कम आया, कैसे 120 नंबर आएगा यार मेरा यूपी टेट में, कैसे यार मेरा सी टेट में 110 नंबर आएगा, मेरा कम नंबर है यार, क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली है यार। तो कभी कभी आपके पास ऐसी समस्या आ जाती है तो जिसके बारे में आप सोचने लगते हैं यार कैसे अपना नंबर बढ़ाया जाए यार, कैसे यार और अच्छा स्कोर किया जाए। तो ये क्या है, आप सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, सोचना प्रारंभ कर देते हैं कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। जैसे भी कोई समस्या आपके सामने दिखती है, यार क्या कहते हैं पॉकेट मनी कम पड़ रही है, कैसे पॉकेट मनी मैनेज की जाए दोस्तों, यार हमें ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, यार हमें कोई और काम करना चाहिए, अच्छा काम, जैसे कि हम अपनी पॉकेट मनी को भी कंट्रोल कर सकें, पॉकेट मनी से और बचा बना सकें, या दोस्तों पॉकेट मनी कमा सकें। तो उसके बारे में आप सोचने लगते हैं, प्रारंभ आइडियाज़ लगाने लगते हैं, तो वो होता है चिंतन दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया जैसे कि चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और जिसमें सूचनाओं, तथ्यों तथा जानकारियों आदि कुशलता से उपयोग किया जाता है। ऐसी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं जिनका अनुमान हमारे व्यवहार द्वारा लगाया जाता है। चिंतन का प्रारंभ प्रायः किसी समस्या से होता है। अनुमान दोस्तों यहाँ होगा, अनुमान हमारे व्यवहार द्वारा लगाया जाता है, जिससे चिंतन का प्रायः किसी समस्या से होता है। जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, कोई भी समस्या है, जैसे सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप सभी को मालूम है कि हमारे कोहलर जी ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर जी ने दिया था दोस्तों। कोहलर जी ने बताया कि जैसे ही समस्या आती है तुरंत हमारे मन में आइडियाज सूझ आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, और जैसे ही दोस्तों समस्या का समाधान होता है, जैसे समस्या का अंत होता है, हमारे जो विचार है, वो सोच है, जो क्या है, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोहलर ने दोस्तों प्रयोग किस पे किया था? सुल्तान पे प्रयोग किया था दोस्तों। सुल्तान यानी कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पे यानी वनमानुष पर प्रयोग किया था। तो ये है दोस्तों संज्ञान, ये चीज़ होती है चिंतन। रास के अनुसार दोस्तों, रास ने क्या बताया ये जानते हैं। चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है? मानसिक क्रियाओं का एक ज्ञानात्मक पहलू है, या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष में एक क्या है दोस्तों, मानसिक क्रिया। उन्होंने क्या बताया, जो चिंतन है वो एक मानसिक क्रिया है, जो हमारे माइंड्स में थॉट्स, जो विचार प्रारंभ होते हैं, वही दोस्तों क्या है, चिंतन है। जैसे ही समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, और हमारे माइंड में क्या करने लगते हैं, विचार, आइडियाज़ चलने लगते हैं, यार कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए, कैसे यार इस समस्या से दूर हुआ जाए। तो वो चीज़ क्या है, वही है दोस्तों चिंतन है। और वैलेंटाइन के अनुसार दोस्तों, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना सही होगा जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। कोई दोस्तों लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, जो हम उसको लिए हमारे मन में एक विचार उठता है, यार इस बार तो सीटेट में मुझे 130 प्लस लाना है दोस्तों, क्योंकि इस बार अच्छा हो सकता है कि नंबर सुपर टेट में जुड़ जाए। तो ये क्या है, ये एक लक्ष्य है मेरा, एक दोस्तों लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, चिंतन करूंगा, विचार करूंगा, यार कैसे लाया जाए 120 प्लस, कैसे लाया जाए यार। तो वो होगा यार रत्नेश सर की वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें, तब आपका 130 प्लस आने की उम्मीद है, 120 प्लस आने की उम्मीद है। तो ये क्या है, ये आपका एक लक्ष्य है, 120 130 आपका क्या है, लक्ष्य है दोस्तों। तो यानी इस लक्ष्य के पीछे आप जब बढ़ेंगे, तब आप चिंतन करेंगे, तभी आप उसके प्रति आगे अग्रसर होंगे, प्रयास करेंगे, वो चीज़ है दोस्तों।
नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होता है। इनका मानना था गिलफोर्ड का कि एक यह व्यवहार है, एक नेचर है, ये सभी चीज़ों से जुड़ा होता है, वाकई में सभी चीज़ों से जुड़ा होता है। हमें हर चीज़ की चिंता होती है, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, क्या पहनना है यार, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, कार्य की हर चीज़ की हमें चिंता रहती है दोस्तों, हर चीज़ से यह जुड़ा होता है। तो वही चीज़ है, गिलफोर्ड ने भी यही बताया। आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों चिंतन के प्रकार, टाइप ऑफ थिंकिंग। चिंतन के बारे में बात करें तो इन्होंने बताया है 3 जो चिंतन के प्रकार होते हैं, कितने बताते होते हैं, 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया जाता है जो निम्नवत है दोस्तों। एक है विचारात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, संप्रदायात्मक चिंतन। तार्किक चिंतन बताया, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, संप्रदायात्मक चिंतन दोस्तों इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका विचारात्मक चिंतन और क्या होता है प्रत्यात्मक चिंतन, जिसमें प्रत्यात्मक चिंतन में आया आपका मूड चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग दोस्तों, और अमूर्त चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। संप्रत्यात्मक चिंतन में आता है आपका क्या, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आती है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों इन्होंने बताया कि जैसे कि हमारे मन में कई विचार आते हैं, कई आइडियाज़ आते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें हो गई, कोई भी घटना घटित हो गई या कोई भी समस्या आ गई तो हमारे मन में विचार आने लगते हैं, तब हम उस पर तर्क करने लगते हैं, यार जो कार्य हम कर रहे हैं सही है कि नहीं सही है, हम गलत कर रहे हैं, प्रैक्टिस से हम लगा रहे हैं, सही तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, हम तर्क करना प्रारंभ कर दिए। प्रत्याशात्मक रूप से यानी मूड चिंतन, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, जो चीज़ें हमारे प्रत्यक्ष हैं, सामने है, यार ये बोतल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इस बोतल से हम पानी पी सकते हैं, या इस बोतल से तो हम होली में ऐसे खेल भी सकते हैं, और ये बोतल हमारे लिए किसी उपयोगी है, अगर ये इस बोतल को हम काट के चाहें तो उसमें गमला बना सकते हैं, मिट्टी डाल के इसमें हम कोई पेड़ भी लगा सकते हैं और भी अच्छा लगेगा। तो कई प्रकार से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, पर क्या है, ये जो चीज़ जो हमारे सामने जो दिख रही है इसके बारे में हम सोच रहे हैं, ये क्या है, ये पेन है, लिखने में यूज होती है, इसके बारे में हम प्रत्यक्ष चीज़ें, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में सोचते हैं, आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं। और जो अमूर्त चिंतन है, आप संप्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकर, यानी अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, यार ईश्वर कैसा होता होगा, ईश्वर का रूप कैसा होता होगा, कैसे दिखता होगा ईश्वर, तो ये क्या अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चीज़ें हैं, भगवान श्री राम कैसे दिखते होंगे, हनुमान जी कैसे दिखते होंगे, तो ये क्या है अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है उनके बारे में हमारे विचार आते हैं, हम सोचते हैं, तो वो सब क्या है अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन की बात की जाए, लॉजिकल थिंकिंग की, यह एक उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। क्या माना जाता है, हाई प्रकार का थिंकिंग माना जाता है, जिसका लक्ष्य निश्चित होता है। एक लक्ष्य निश्चित होता है कि हाँ यार हमें ये कार्य करना है, इस बार हमें सीटेट निकालना है, इस बार हमें यूपी टेट निकालना है, इस बार हमें सुपर टेट, एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इस बार हमें टीचर बनना है, हर हाल में बनना है, ये हमारा क्या है, एक निश्चित लक्ष्य है, एक एम है कि इस बार इस साल 2023 में हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और दोस्तों इसका संबंध किसी न किसी समस्या से होता है, तो इस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य समस्या समाधान होता है। कोई तो ये दोस्तों एक हमारे लिए टारगेट है, एक लक्ष्य है, एक समस्या है कि नहीं हमें जॉब लेनी है, तो हमें बेरोजगारी से निकलना है, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इस बेरोजगारी को हमें तोड़ना है, बेरोजगारी नामक अभिशाप को मुझे तोड़ना है, अपने व्यक्तित्व से हटाना है। तो वो चीज़ है दोस्तों, एक समस्या है जिसका हम समाधान करते हैं, निश्चित समस्या इसका समाधान वही चीज़ है। और डीवी ने इस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन किया, तो किस संज्ञा दी है, जॉन डीवी ने क्या कहा, जो तार्किक चिंतन होता है वो क्या होता है, विचारात्मक चिंतन होता है, ये जॉन डीवी ने कहा दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आपकी दोस्तों अपनी वीडियो पेट कॉम्बो ROR की पुस्तकें आपकी आ सकती हैं मार्केट में, फ्री डिलीवरी है। आप सभी ले सकते हैं दोस्तों, ये फ्री डिलीवरी है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो होता है, जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, ये किस प्रकार का होता है, इस प्रकार के चिंतन को स्थूल या मूर्त चिंतन भी कहा जाता है। मैंने बताया क्या होता है, स्थूल या मूर्त चिंतन भी कहा जाता है दोस्तों। यह सरल तथा सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है, ये सबसे सरल होता है और सबसे निम्न। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा चिंतन होता है जो कि सबसे सरल और सबसे निम्न स्तर का होता है, तो वो हो गया प्रत्यक्षात्मक चिंतन। या दोस्तों ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल या मूर्त चिंतन भी इसे कहते हैं। और दोस्तों जो प्राय छोटे बालकों में पाया जाता है, जो छोटे बालक होते हैं वो दोस्तों उनमें अब यही मूर्त और स्थूल चिंतन होता है दोस्तों। मूर्त कुछ चीज़ों को लिए देखे,
चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा, फिर वो भूल गए दोस्तों। वो बहुत दिन तक, बहुत समय तक उसके बारे में सोचते नहीं। जो हम लोग किशोर हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं बच्चे, तो वो चीज़ों के बारे में काफ़ी समय तक सोचते हैं, अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। कई दिनों तक वो माइंड में चलता है, यार पिताजी ने ऐसे मुझे क्यों कहा, माताजी ने ऐसे क्यों। पर छोटे बच्चे जो होते हैं दोस्तों, आपने कोई बात कही, फिर 1-2 मिनट है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद वो चीज़ों को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में जब आप उन्हें चीज़ें बहुत देर तक नहीं रखते थे, अरे यार चलो उसने कर दिया, चलो इग्नोर, पापा ने डाँट दिया, चलिए कोई बात, फिर आप हँसने खेलने लगते हैं। फिर पर किशोरावस्था में अगर किसी ने डाँट दिया तो फिर 1-2 दिन आपका माइंड क्या होता है, अपसेट होता है। वही चीज़ है। नेक्स्ट है, किसी प्रकार का प्रत्यक्षीकरण इस प्रकार के चिंतन का आधार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह सरल तथा सबसे निम्न स्तर का चिंतन माना जाता है, जो प्राय छोटे बालकों में पाया जाता है। अभी ये पॉइंट आपने लिखा, किसी प्रकार का इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, किसी प्रकार का इसमें चिंतन का आधार नहीं होता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों संप्रत्यात्मक चिंतन की, कॉन्सेप्चुअल चिंतन की बात की जाए दोस्तों, तो यह सर्वोच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। क्या होता है, यह सर्वोच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। क्या होता है इसमें पूर्व निर्मित तथ्यों के आधार पर चिंतन किया जाता है। जैसे पूर्व निर्मित दोस्तों, पहले से ही जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं उन पर निर्मित सोच होती है। हम सोचते हैं उनके बारे में, यार अगली साल हमारा यूपी टेट में पेपर गड़बड़ा गया था, यार इस बार नहीं गड़बड़ होना चाहिए, इस बार हमें अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो पूर्व निर्मित दोस्तों, पहले जो घटनाएं घटित हैं उस पर हमारा थॉट होता है। इस प्रकार के चिंतन को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। यानी अमूर्त जो चीज़ें दिखाई नहीं दोस्तों कि अगली बार गड़बड़ाया है, इस बार भी गड़बड़ा सकता है, हम अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अभी टेस्ट नहीं दिया, अभी वो नहीं लिया, कुछ भी नहीं दिया हमने ना पेपर दिया, पर हम अनुमान लगा रहे हैं यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अगली बार गड़बड़ हो गया था, इस बार ना गड़बड़ हो जाए, यार इस बार पता नहीं पेपर कैसा आएगा, यार अगली बार तो बड़ा अच्छा पेपर आया था, इस बार हो सकता है टफ पेपर आ जाए, यार ईवीएस तो अगली बार बड़ा सरल आया था, इस बार लग रहा है टफ ना आ जाए। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें दोस्तों अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आती हैं। ये एक जटिल प्रकार का चिंतन है। क्या जटिल है, समस्या अगर जटिल हो जाए कि आदमी आगे की सोचता रहे, जो चीज़ें दिखाई नहीं दी उसके बारे में, तो काफ़ी जटिल चीज़ें हैं। इसमें पूर्व के अनुभव के सापेक्ष वर्तमान समस्या का विश्लेषण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका संप्रत्यात्मक चिंतन हो गया। नेक्स्ट है मूर्त तथा अमूर्त चिंतन में अंतर दोस्तों। मूर्त तथा जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मूर्त तथा अमूर्त में दोस्तों चिंतन में अंतर। दोस्तों मूर्त चिंतन यह बाहरी आवरण से संबंधित होता है। मूर्त यानी जो चीज़ें दिखाई दे, जो चीज़ें हमें दिखाई देते हैं, जैसे ये मोबाइल है, इसके ये हमें दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं, हाँ यही ये मोबाइल है, ये किस यूज़ में आता है, ये कॉल करने यूज़ में आता है, टाइपिंग करना है, टाइपिंग कोई मैसेज भेजना है, इसके बारे में यूज है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। पर जो अमूर्त जो चिंतन होता है वो दिखाई नहीं होता, वो मूल तत्वों से संबंधित होता है कि हाँ यार कैसा होगा ईश्वर का स्वरूप, यार कैसे मैं पास करूँगा, अगली बार पेपर टफ आया था, इस बार पता नहीं कैसा पेपर, अगली बार पेपर इजी आया था, इस बार पता नहीं पेपर कैसा आया हो। वो चीज़ है। किसी वस्तु का भौतिक संरचना संबंधित विचार है, तो किसी वस्तु की भौतिक संबंधित विचारधारा होती है, और ये भौतिक संरचना के निर्माण की प्रक्रिया आदि संबंधी विचार होती है। यह मूर्त चिंतन होता है, मूर्त विचार होता था, मूर्त वस्तुओं संबंधित चिंतन नहीं होता है। आपको मूर्त कोई भी वस्तु है उसके बारे में, जो दिखाई दे रही है वस्तु, उसके बारे में बच्चा सोचता है, उसके बारे में बालक चिंतन करता है, ये कैसे होगा। और जो अमूर्त होता है वो मूर्त विचार तथा मूर्त वस्तु से परे होता है, उद्देश्य निर्माण आदि संबंधित चिंतन उसमें होता है दोस्तों। जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये चिंतन होता है। सांसारिक भौतिक जगत से संबंधित होता है, और ये मानसिक जगत से संबंधित होता है। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आप सोचते हैं, और ये जो सांसारिक है, भौतिक है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में आप चिंतन करते हैं। और इसमें आपके माइंड में ही दोस्तों आपने जो एक बनाया है कि अरे यार अगली बार पेपर इजी आया था, इस बार पता नहीं कैसा आएगा, पेपर टफ आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आपके माइंड में चल रहा है। क्या हो रहा है, आपके माइंड में आपका विचार है, आपका वो है, उसी पे आप चिंतन कर रहे हैं, उसी पे आप मंथन कर रहे हैं, वो चीज़ है। और दोस्तों यह सीमित क्षेत्र होता है, पर ये क्या होता है, ये असीमित होता है। जो चीज़ें आपने देखी उसी के बारे में आप चिंतन करें, पर इसमें ये असीमित जो चीज़ें आप देखे भी नहीं, अरे यार समुद्र कैसा होता होगा, यार समुद्र की गहराई कितनी होती होगी, समुद्र में कौन कौन से प्राणी पाए जाते होंगे, अरे यार अजीब अजीब प्राणी पाए जाते होंगे। तो वो चीज़ क्या है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपने माइंड से कुछ भी सोच सकते हैं। अभी यहाँ बैठे बम्बई पहुँच गए, यहाँ बैठे कलकत्ता पहुँच गए, यहाँ पहुँचे राजस्थान पहुँच गए, कहीं भी पहुँच सकते हैं दोस्तों आप किसी अपने माइंड से। यही होती है माइंड, कहीं भी मन है, माइंड है, कहीं भी पहुँच सकता है। तो वो चीज़ है, असीमित क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ये आपका यूपी टेट का प्राइमरी
यूपी टेट का दोस्तों पुस्तक लॉन्च हो चुकी है, हिंदी की इंडिविजुअल नया बैच प्रारंभ भी हो चुका है और ये पुस्तक है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 249 रुपये में फ्री डिलीवरी है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, अब बता दें चिंतन के साधन, टूल्स ऑफ थिंकिंग। दोस्तों चिंतन के साधन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या है चिंतन के साधन, क्या है टूल्स थिंकिंग, चिंतन के साधन क्या होते हैं। तो दोस्तों चिंतन प्रक्रिया में कुछ साधनों या सामग्रियों की अवधारणा होती है, जैसे कि बिंब, इमेज क्या होती है दोस्तों, बिंब जैसे कि इमेज होता है दोस्तों, कोई इमेज आपने देखी, कोई तस्वीर आपने देखी दोस्तों, अपने मन में भी आप बना लेते हैं, या कभी आपने कोई चीज़ें देखी या आपने कोई तस्वीर बनाई, यार समुद्र होता कैसा होगा, यार नीला होता होगा, गहराई उसमें काफ़ी होती होगी। अब उसके बारे में आप सोचने लगे, क्या हो गया, सोचने लगे दोस्तों, उसके बारे में आप चिंतन करने लगे, यार जब मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा दोस्तों कैसा लगूंगा यार, वर्दी पहन के स्टार लगे होंगे, कैसा दिखूंगा यार, मम्मी को कितना गर्व होगा, पिताजी को कितना गर्व होगा। अब ये क्या है, ये आपने एक इमेज बनाई दोस्तों अपने अधिकारी बनने की, और उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये टूल हो गई, एक इमेज हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों संप्रत्यय हो जाता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट है आपका, संप्रत्यय है, थॉट्स है, विचार है दोस्तों, वो हो जाता है आपका। और एक होता है प्रतीक एवं चिन्ह, आपके मन में कोई सिंबल है, कोई चिन्ह बन गया, कोई प्रतीक बन गया, यार ऐसे हुआ, यार ऐसे उसने किया, वो चीज़ें हैं, ये भी होता है दोस्तों। पदार्थ, कोई ऑब्जेक्ट्स हो गया दोस्तों, तो वो भी दोस्तों आपके सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे इसको डिफाइन किया जाए तो पदार्थ ऑब्जेक्ट की बात किया जाए, पदार्थ वह उद्दीपक है, जो वह स्टिमुलस होता है दोस्तों, वह उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस होता है जो कि प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित रहता है और व्यक्ति के प्रत्यक्षात्मक चिंतन का आधार होता है। क्या होता है, व्यक्ति के प्रत्यक्ष चीजें जो होती रहती है, घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनके बारे में दोस्तों वो होता है। इनके अभाव में चिंतन कठिन हो जाता है तथा उपस्थित रहने पर चिंतन में सहायक होता है और चिंतन प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो पदार्थ दोस्तों उपयुक्त रहता है तो आप चिंतन कर सकते हैं, अगर आप वो पदार्थ उपयुक्त नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो आप चिंतन नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, बिंब, इमेज मैंने अभी आपको बताया, जब पदार्थ प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होता तब व्यक्ति एक मानसिक चित्र बनाता है। क्या बनाता है, मानसिक, माइंड में ही आपके चित्र बनने लगा, रही यार सागर कैसा होता होगा, या कुतुब मीनार कैसा होता, ऐसा होता होगा। तो उसके व्यक्तिगत अनुभव अथवा दृश्यों पर आधारित होता है। यह मानसिक चित्र ही प्रतिमा अथवा बिंब कहलाता है। बिंब दो प्रकार का, एक स्मृति बिंब, आप याद करके दोस्तों चित्र बनाते होंगे, एक दोस्तों कल्पना बिंब दोस्तों, स्मृति बिंब जो आपकी देखा होगा आपने किसी, और एक कल्पना होती है दोस्तों, एक आपने कल्पना की होगी, कल्पना करके आप सोचते होंगे अरे यार कैसा होता होगा समुद्र, कैसा होता होगा हिमालय, ये क्या है, आपने कल्पना की। और कुछ चीज़ें जो आपकी याद में ही चित्र है, इमेज है, जो आपने देखा अरे यार इस बार हमने होली इस प्रकार से खेली, यार दिवाली हमने इस प्रकार से मनाई, अरे यार गए थे आज इस बार सारनाथ में हमने देखा ये चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छा लगा सारनाथ का मंदिर, ऐसा ऐसा। तो वो चीज़ें आपने देखी तो वो आपके मन में चल रहा है, बना हुआ है, आपने जो चीज़ें देखी है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, यार शेर तो बहुत ही यार विशाल था, एकदम दहाड़ रहा था, 3-3 किलोमीटर तक सुनाई दे रहा था। तो ये चीज़ें आपने चीज़ों को देखा है तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट दोस्तों संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो संप्रत्यय मानसिक संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, मानसिक संरचनाएं होती हैं जो आपके माइंड में चलती रहती है। क्या होती है, जो थिंकिंग होती है, जो थॉट्स होती है, जो आपके माइंड में चलती रहती है, वो मानसिक संरचनाएं होती हैं तथा संप्रत्यात्मक चिंतन का आधार होता है। किसका, संप्रत्यात्मक चिंतन का आधार होता है। संप्रत्यय के माध्यम से हम ज्ञान को व्यवस्थित रूप से किसी वर्ग में क्या कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं दोस्तों। अतः वह संप्रत्यय उस वर्ग के बारे में एक समान विचार तथा विशेषण को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट, संप्रत्यय को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया, मूर्त संप्रत्यय और अमूर्त संप्रत्यय। मूर्त संप्रत्यय से कुत्ता तथा मेज आदि जो चीज़ें क्या हो दिखाई देते, जैसे जैसे हमें मेज दिखाई दे रहा है, कुत्ता दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, यार ये कुत्ता बहुत भौंकता है यार, रोज रात भर भौंकता रहता है और आते जाते लोगों को काट लेता है, तो इसको कैसे यार रोका जाए इसको कि ये लोगों को काटे ना, ये लोगों को भौंके ना, यार ये कहीं भूखा तो नहीं होता है, इसको यार खाना वाना दिया जाए तो इसलिए ये नहीं भौंकेगा।
तो ये क्या है, मूर्त चिंतन है दोस्तों। किसी चीज़ के बारे में, मेज के बारे में, कुत्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, पर ये क्या है, अमूर्त संप्रदाय, लोकतंत्र तथा ईमानदारी आदि। जैसे आप ईमानदार, यार ईमानदार व्यक्ति होने पर भी हमें इतना कष्ट हो रहा है, मेरे अंदर इतनी ईमानदारी है, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बच्चों को सही ढंग से पढ़ाता हूँ, फिर भी सर बोलते हैं यार आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे। तो ये क्या है दोस्तों, आप अमूर्त चिंतन है, जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, अमूर्त संप्रदाय है, जो चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही हैं, जो चीज़ें आपके साथ बस घटित हो रही है, वो चीज़ें हैं दोस्तों, उसके बारे में आप विचार कर रहे हैं। यार मुझे और अच्छा यानी कि अपना इमेज बनाना चाहिए, और अच्छे ढंग से मुझे पढ़ाना चाहिए, और अच्छे ढंग से दोस्तों कार्य करना चाहिए। दोस्तों हम यानी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सबका अपना अपना अधिकार है, अपने अपने अधिकार है, वो अपने अधिकार के अनुरूप कार्य कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड से, यार मुझे ये अधिकार प्राप्त है, उन्होंने क्यों मना किया, मैं ये भी कार्य कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में कई चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें क्या होती है, अमूर्त संप्रदाय, यानी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती। अब प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल्स और साइन, जैसे प्रतीक तथा चिन्ह वे सामग्री होते हैं जिनका अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। क्या होता है, एक विशिष्ट महत्व होता है। ये मुख्य रूप से प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं। क्या होती है, प्रतीकात्मक, एक प्रतीक है दोस्तों, एक सिंबल है, तो वो उसके बारे में हम चिंतन करते हैं कि यार ये क्या गजब सिंबल है दोस्तों, वाकई में अच्छा है, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां, गणितीय संक्रियाओं का चिन्ह दोस्तों, जोड़ घटाना, गुण भाग तथा विद्यालय की घंटी आदि, ये क्या है, एक प्रतीक एवं चिन्ह दोस्तों। जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल है, जब हम जानते हैं कि भाई रेड बत्ती हो गई, एक आपका सिंबल बन गया कि भाई रेड हो गया तो आपको नहीं जाना है, रोड क्रॉस नहीं करनी है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। वो आपको ये एक आइडिया है, आपके विचार में आता है कि भाई रेड सिग्नल हुआ, जैसे ही आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, तो वो चीज़ है, वो एक प्रकार का सिंबल है। आपका जो मैथ की में दोस्तों प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये एक सिंबल है दोस्तों कि हाँ भाई ये डिवाइड करना है। जैसे 4, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हम भाई सिंबल है कि हाँ ये हमें डिवाइड करना है, यानी 4 से 8 को, तो यानी 4 2 जा 8, यानी 2 आंसर आएगा। डिवाइड करना है, 8 मल्टीप्लाई 3, यानी कि क्या करना है, हमें गुणा करना है। ये क्या है, गुणे का सिंबल है, ये एक हमें गुणा कि भाई हमें इसमें गुणा करना है, भाग अब नहीं कर सकते, तो 8 3 जा 24। तो ये चीज़ें हैं इस प्रकार से दोस्तों, ये चीज़ें सिंबल भी हमें सोचना है और उन पर कार्य हम करते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, चिंतन की विशेषता है दोस्तों। क्या विशेषता होती है, आखिर थिंकिंग की क्या विशेषता, क्यों प्रमुख है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है चिंतन दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है चिंतन। किसी भी समस्या का समाधान दोस्तों हम चिंतन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई, यार कैसे हम इस बार, यार मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कैसे जॉब हम, अरे यार गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो प्रैक्टिस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन है तो वो लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, हो सके जितना रत्नेश सर की वीडियो देखिए, जितना हो सके क्या कहते हैं कंटिन्यू चीज़ों को याद करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। और एकदम ये मत सोचिए कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं, आप अपने रूप से ये सोचिए कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं कि अभी आज कल आपका टेस्ट हो जाए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार। अपने मन से पूछिए, अपने आप से पूछिए दोस्तों, जब आपके अंतर आत्मा से आवाज़ आए कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, चाहे जब जो वैकेंसी आ जाए मैं सफल हो जाऊँगा, उस दिन दोस्तों आप अपनी पूर्ण तैयारी बनाइए। और दोस्तों तब भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आपका कार्य है सिर्फ कर्म करना, फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वही चीज़ है। तो चिंतन की विशेषता क्या होती है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार, लक्ष्य आधारित क्रिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस प्रकार से हमें क्रिया करना है, ये हम चिंतन के माध्यम से करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। मानसिक क्रिया है, क्या है मानसिक क्रिया, अपने माइंड से ही हम सोचते हैं, विचारते हैं, आइडियाज आते हैं हमें कि हाँ यार कैसे काम करना है, कैसे क्रिया करना है, ये सारी चीज़ें। संज्ञानात्मक, स्वयं ज्ञान को व्यवहार क्रिया, स्वयं हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हम अनुभव प्राप्त होती है, उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, हाँ यार ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। प्रतीकात्मक क्रिया भी करनी चाहिए, चीज़ों को देखते हुए हमें क्रिया करनी चाहिए। ये दोस्तों चिंतन प्रक्रिया का क्रम मूर्त से अमूर्त तथा सरल से कठिन की ओर होता है। तो चिंतन जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, एक बालक में कैसे होती है,
मूर्त होती है, मूर्त से प्रारंभ होती है। पूछा जा सकता है आपसे कि चिंतन की प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है, चिंतन जब प्रारंभ होता है किस तरह प्रारंभ होता है, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, कठिन से सरल या सरल से कठिन। तो दोस्तों कई ऑप्शन आपके आ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई जो चिंतन हमारा प्रारंभ होता है सबसे पहले मूर्त से प्रारंभ होता है। कैसे? मूर्त, जो चीजें क्या हो दिखाई दे दोस्तों, क्या है, जो चीजें दिखाई दे रही है। बालक को आप दिखाएं, बेटा देखो ये पेन, क्या है बेटा, पेन है, इसका क्या काम है, पेन से हम लिखते हैं, अच्छी राइटिंग में आप लिख सकते हैं, अपने विचारों को लिख के आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी बातों को, कुछ भी कंप्लेन है वो करनी है तो आप लिख सकते हैं इस पेन से, तो आप विचार कर सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं अपनी डायरी में। तो ये सब क्या है, इसको व्यक्त कर सकते हैं। जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और क्या है अमूर्त, फिर मूर्त से फिर आप क्या गए, अमूर्त में गए आप, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रहे उसके भी बारे में सोच रहे हैं, यार कैसे ईश्वर कैसा होता होगा, उसका स्वरूप कैसा होता होगा, कैसी होती होंगे ईश्वर दोस्तों। तो ये क्या है, अमूर्त चीज़ें, जो चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं दे रही उसके बारे में भी आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं दोस्तों। तो पहले मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, उसके बाद अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। बालक में पहले सरल चीज़ें वो सोचता है, विचारता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, कठिन दोस्तों, कठिन की ओर जाता है, और चीज़ें, अमूर्त चीज़ें भी वो सोचने लगता है, उसके बारे में भी विचार करने लगता है कि यार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा आखिर जाती कहाँ है। कई साइंटिस्टों ने कई खोज की, कई विचार किए, कई प्रयोग किए दोस्तों, पर कभी कोई जान नहीं पाया। कभी कभी हम लोग के माइंड में आते हैं जब हम लोग कोई मृतक शरीर देखते हैं, यार ये इसकी आत्मा जाती कहाँ होगी, यार किस में प्रवेश करती होगी, कई चीज़ें हम सोचते हैं। वो सब क्या है, अमूर्त चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, जिसका कभी कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, उसके बारे में हमारा माइंड कभी कभी सोचता है। ऐसी कई चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं, हम सोचते रहते हैं। आप सभी दोस्तों वो चीज़ें हैं जो कि क्या, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, वो क्या कहलाता है, वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में जानते रहिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरे सभी बच्चों को तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।